ओके, तो एक बार फिर से सभी गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने स्टैट का चैप्टर 1 स्टार्ट किया था और उसके अंदर चैप्टर 1 के अंदर लास्ट कॉन्सेप्ट जो बताया था टेबुलेशन। ठीक है, तो टेबुलेशन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, कह सकते हो 2 क्वेश्चन बुक में और है, क्लास बुक में। तो पहले उसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। टेबुलेशन में आप देखेंगे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जिसके सारे ऑप्शंस हैं ABCD करके 96 तक। 96 के बाद जो है ये क्वेश्चन देखो, ठीक है, 97 और 98। ठीक है, तो ये एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है, एक बार रफली पढ़ना क्या इंफॉर्मेशन है। ये किस टाइप का इंफॉर्मेशन है? टेक्सुअल, टेक्स्ट के फॉर्मेट में दिया हुआ है। लिखा 95 में एक कॉलेज में कितने स्टूडेंट थे? 2000। आप किसी कॉलेज में जाओ, सर्वे करके आओ या उसका डेटा वगैरह देख के लाओ, रिकॉर्ड देखो, तो पता चला कि 95 में 2000 स्टूडेंट कॉलेज में, 1400 ग्रेजुएशन से और बाकी PG पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, अब लिखा है जो 1400 ग्रेजुएट स्टूडेंट है उसमें 100 गर्ल्स है। इन ऑल देयर वर 600 गर्ल्स इन द कॉलेज। इंफॉर्मेशन समाप्त। अब अगला दूसरा ईयर हो गया, ईयर 2000। इन 2000 तो 95 का था, अब 2000 का इंफॉर्मेशन फिर वही दिया हुआ है, सेम टाइप का। देख लो 2000 में क्या लिखा है, कितने स्टूडेंट हैं? ग्रेजुएट स्टूडेंट इंक्रीज टू 1700। पहले कुछ और होगा, अब कितना हो गया? 1700, जिसमें से 250 गर्ल्स। बट नंबर ऑफ PG स्टूडेंट फॉल टू 500। पहले PG कितना था, अब कितना हो गया? फॉल लिखा है मतलब जरूर कम हो गया होगा। फॉल टू 500, घट के 500 हो गया, मतलब 500 पे रुक गया। ऑफ विच 50 बॉयज। मतलब कुल मिला के जो इन्फॉर्मेशन है ना, उसमें 2 एट्रीब्यूट है, 3 ईयर है, एक और ईयर आ गया। ईयर कौन सा? 2005। अब 2005 में भी इंफॉर्मेशन वही है। कुल मिला क्या इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट के बारे में? क्या? बॉयज एंड गर्ल्स, जेंडर, और दूसरा PG और ग्रेजुएशन और PG। ठीक है, अंडर ग्रेजुएशन नहीं। तो यहाँ पर एक हो गया UG, दूसरा हो गया PG। इंफॉर्मेशन ऐसे दे दिया। अब जो 97 नंबर क्वेश्चन है, क्या बोला? प्रेजेंट द एबव इंफॉर्मेशन इन टेबुलर फॉर्म। तो ऐसे क्वेश्चन तो एग्जाम में पक्का नहीं आएगा, एग्जाम में तो मल्टीपल चॉइस होंगे ना। तो जो भी है हम लोग इसको प्रेजेंट करेंगे। इसका टेबल कैसे बनेगा पता है? 95 का अलग, 2000 का अलग और 2005 का अलग, 3 टेबल बनेंगे। जैसे 95 का बनेगा वैसे ईयर 2000 का बनेगा, वैसे ईयर 2005 का बनेगा, अलग अलग ईयर का बनेगा। हर ईयर में क्या होंगे? टेबल जो बनेगा 2 रो 2 कॉलम, 2 एट्रीब्यूट है। तो टेबल तो हम लोग बाद में बनाते हैं। सबसे पहले आप 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओगे। जो क्वेश्चन नंबर 98 है, 98 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, इसको देखो। इसके लिए बच्चे आपको टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या लिखा है? कैलकुलेट परसेंटेज इंक्रीज इन नंबर ऑफ ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इन 2005 एज कंपेयर टू। मैं अगर बोलता हूं 50 से बढ़ के 75 हो गया, तो बताओ कितना परसेंट बढ़ा? 50 से 75 कितना बढ़ गया? 25 बढ़ गया। और 25 50 का कितना परसेंट है? 50%। सुना फिर से, सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ, कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर मैं बोल रहा हूँ 50 से बढ़ के 75 हो गया, तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालोगे? इंक्रीज डिवाइड में ओरिजिनल फिगर मल्टीप्लाई में 100। कोई भी परसेंटेज जो निकालते हैं कैसे निकालोगे? कितना बढ़ गया? 25 बढ़ गया। कहां से बढ़ा? 25, 50 से 25 बढ़ गया, तो 25 50 का कितना परसेंट है? 50%। कोई भी फिगर मान लो, हम यहाँ पर फिगर को थोड़ा सा चेंज कर दें। मैं कर रहा हूं 40 से बढ़ के, ठीक है, 40 लिखा है, 60 को बदल देते हैं, 70 हो गया। बताओ 40 से 70 हो गया, कितना बढ़ गया? 30 बढ़ा। तो 30 तो बढ़ा फिगर में, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट अमाउंट। एब्सोल्यूट इंक्रीज कितना है? 30। मैं बोला हूं परसेंटेज इंक्रीज कितना है, तो 30 बढ़ा। कहां से बढ़ा? 30 40 से, तो 30/40 इंटू। तो बिल्कुल ठीक है। तो आपको बात समझ में आ गया परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकलता है। तो मुझे बताओ इस क्वेश्चन के आंसर के लिए क्या चाहिए? परसेंटेज इंक्रीज किसमें?
ग्रेजुएट स्टूडेंट 2005 एज कंपेयर टू 90। आप क्या खोजोगे? 95 में कितना था ग्रेजुएट स्टूडेंट। दूसरा क्या खोजोगे? 2005 में कितना हो गया ग्रेजुएट स्टूडेंट, और परसेंटेज इंक्रीज, फिर आम बात है। तो जरा क्वेश्चन को यहाँ पर दिखा देते हैं। खोजो 95 में कितने स्टूडेंट है ग्रेजुएट? 1400। देख लो साफ साफ लिखा हुआ है 1400 ग्रेजुएट है 95 में। ये फिगर आपको यहां से मिल गया, इसको यहां मैं सर्कल कर देता हूं। एक फिगर ये हो गया 95 में ग्रेजुएट स्टूडेंट। अब खोजो कौन सा ईयर? 2005 में ग्रेजुएट कितना है, तो पढ़ो 2005 का फिगर। पढ़ो 2005 में 800 गर्ल्स है, 650 ग्रेजुएशन के हैं, वेयर एज टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट वाज 2200। तो बताओ 2005 में ग्रेजुएट कितना है? 2200। बस यही दो फिगर हमें चाहिए था, इसके लिए टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? बताओ क्या पूछा क्वेश्चन? परसेंटेज इंक्रीज इन नंबर ऑफ ग्रेजुएट स्टूडेंट। ग्रेजुएट स्टूडेंट कितना परसेंट बढ़ गया 2005 में एज कंपेयर टू 95। 95 में कितने हैं ग्रेजुएट? 1400। 2005 में कितना हो गया? 2200। तो बताओ परसेंटेज इंक्रीज कितना? मतलब 1400 से इसका आंसर आप लिख लोगे। आप लोग क्या करो, नोटबुक में लिखोगे क्वेश्चन नंबर 98, ठीक है, और उसके बाद ऐसे आप आंसर लिखोगे 2200 हो गया, तो परसेंटेज इंक्रीज कितना? तो इंक्रीज कितना हुआ? 800। 800 डिवाइड में कितना? ओरिजिनल 1400 मल्टीप्लाई में कितना? 100। तो निकाल लो आंसर। 800 डिवाइड में 1400 मल्टीप्लाई में 100, 57.14। ये इसका आ गया आंसर। अच्छा, यही क्वेश्चन सेम टू सेम रहेगा, आप ध्यान से देखना। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा, ये पूरा लिखा रहेगा, फिर क्वेश्चन नंबर 98 रहेगा रिक्वायरमेंट, और ऑप्शन रहेगा दिया हुआ, चारों ऑप्शन आपको दिया रहेगा। फिर आपको इसमें टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। दो फिगर को हमने देख लिया, उसके बाद परसेंटेज निकल गया, तो ये इसका आंसर आ गया। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पर है जो बिना ऑप्शन का दिया हुआ है, यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो डेफिनेटली आपको ऑप्शन मिलेगा। तो 98 हो गया कंप्लीट। अब जस्ट फॉर प्रैक्टिस, कभी 98 7 नंबर क्वेश्चन है ना, इसमें क्या लिखा है? प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इनटू टेबलर फॉर्म, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। या फिर क्वेश्चन ऐसा पूछा होता कि 95 में पीजी गर्ल्स और 2005 में पीजी गर्ल्स का रेशियो क्या है, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछता। दो फिगर का रेशियो पूछता जो आपको सीधा सीधा इंफॉर्मेशन में दिख नहीं रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? टेबल बनाना पड़ेगा। मैंने क्या बोला कि 95 में पीजी गर्ल्स का रेशियो 2005 के पीजी गर्ल्स के साथ निकालो। तो हो सकता है ये दो फिगर आपको अगर नहीं दिख रहा होगा तो क्या करना होगा? टेबल तैयार करना पड़ेगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा कभी नहीं पूछेगा कि टेबल बनाओ। हो सकता है टेबल बनाने के पूछ ले तो उसका ऑप्शन भी खतरनाक रहेगा। पहला ऑप्शन में 3 टेबल, दूसरा ऑप्शन में 3 टेबल, नहीं, एक ही क्वेश्चन में पूरा पेज भर जाएगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। अगर ऐसा पूछेगा तो ऑप्शन दिया जाएगा। अब बताओ ऑप्शन कैसा रहेगा? तो पूरा टेबल भर भर के बना के देगा ना। ठीक है, तो देख लेंगे कौन सा फिगर सही है, ऐसा भी हो सकता है। खैर आप लोग बस टेबल बनाओ, ये क्वेश्चन है। टेबल कैसे बनाओगे? तो मैं एक रफ स्केच ड्रॉ करता हूं। हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं 97, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 97 का जो टेबल बनाओगे आप 97, तो क्या करते हैं, ऐसे बना लेंगे। टेबल एक होगा 95 का टेबल, दूसरा क्या है ईयर 2000, और तीसरा क्या ईयर 2005। बस प्रैक्टिस के लिए 2005। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें एक तो हेडिंग के लिए हो गया, ये किसको रखेंगे रो में, किसको कॉलम में? 2 रो। अगर ये 3 सेगमेंट में बट गया तो इसमें 2 कॉलम भी होंगे, 2 कॉलम होंगे। एक आएगा टोटल के लिए, एक आएगा टोटल के लिए। ये हो गया यूजी, ये हो गया पीजी, ये हो गया
बॉयज, ये हो गया गर्ल्स। ठीक है, तो ईयर 95 का टेबल ऐसे बनेगा ना, 2 रो 2 कॉलम, रो का टोटल, कॉलम का टोटल, बस सेम टाइप का क्या होगा, 2000 का भी होगा। तो ईयर जो 2000 है इसमें भी आप क्या करोगे, रो तो बन ही चुका है, 2 कॉलम खींच दो, एक कॉलम और किसके लिए, टोटल के लिए, यहाँ पर बॉयज, यहाँ गर्ल्स, और रो तो सबका सेम ही जा रहा है, यूजी और पीजी। और ऐसे यहाँ पर एक बॉय के लिए, दूसरा गर्ल्स का कॉलम, तीसरा हो गया टोटल का कॉलम। तीनों इंफॉर्मेशन ईयर का दिया हुआ है, अलग अलग टेबल बनेगा। पहला टेबल का कनेक्शन दूसरे से नहीं है, ये टेबल अलग बनेगा, दूसरा अलग बनेगा, तीसरा अलग बनेगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप ब्लैंक टेबल बनाओ पहले, और 95 का जो इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग टेबल में भरने का कोशिश करते हैं। बताओ 95 में आ जाओ, और देखो उसमें फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है। नाइन्टी फाइव में आ जाओ, और फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या लिखा है बताओ 95 में, टोटल कितने स्टूडेंट है कॉलेज में, 2000। इफ 2000 कहां रख दें, इस फिगर में, ये टोटल 2000, सही प्लेस आपको दिख रहा है ये, 95 में टोटल 2000 स्टूडेंट है, 2000 यही आएगा ना। इधर जो टोटल है ग्रांड टोटल, सबका टोटल, जिसमें से देखो फिर से 2000 में से 1400 कौन है, ग्रेजुएट। तो 1400 अगर ग्रेजुएट है तो बताओ ग्रेजुएट कहाँ आएगा, ग्रेजुएट का टोटल यहाँ 2000 में 1400 ग्रेजुएट, तो बाकी 600 क्या हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट। तो ये हो गया 1400 ग्रेजुएट, तो ये 600 पोस्ट ग्रेजुएट, सर्कल कर देते हैं जो माइनस करके निकाला हमने। ठीक है, ऐसे। और क्या लिखा हुआ देखो, 1400 ग्रेजुएट, रेस्ट हो गया पीजी से हो गया। अब क्या लिखा, 1400 जो ग्रेजुएट है उसमें से 100 क्या है, गर्ल्स। तो यहाँ आ जाओ, ये जो 1400 है उसमें 100 गर्ल्स है, तो ऑब्वियसली बाकी जो बच गया 1300 वो बॉयज होंगे, माइनस करके निकाला। फिर वापस क्वेश्चन में आके देखते हैं कि क्या लिखा है, 1400 में 100 गर्ल्स है, इन ऑल देयर वेयर 600 गर्ल्स इन द कॉलेज, कॉलेज में इन टोटल 600 गर्ल्स है। तो ये देखो, ये जो गर्ल्स का कॉलम है इसका जोड़ कितना, 600 यहाँ आएगा। पूरे 2000 में 600 गर्ल्स है, तो बाकी 1400 बॉयज होंगे। टोटल ये 600 है, तो ये 500, सारे फिगर भर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सारे फिगर को यहाँ पर हम फिल कर देते हैं, ये हो गया 500। अब इसको ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, कॉलम वाइज या रो वाइज, ये कितना आएगा 100। ये टेबल बन गया देखो। ऐसे आप क्या करेंगे, ईयर 2000 का ही बना लेंगे और ईयर 2005 का ही बना लेंगे। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा ऑब्वियसली। मान लो एग्जाम में जो पूछा हुआ मैं बताता हूँ, इस टाइप से कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, बस एक ईयर का इंफॉर्मेशन दिया होगा, बस यही। इसमें क्या पूछेगा, पीजी गर्ल्स कितने हैं, तो आंसर क्या हो गया 500, एक टेबल बन के जो क्वेश्चन बनता है उतना। तो ऐसा तो पूछा हुआ है 3-4 बार। मान लो सिर्फ 2005 का इंफॉर्मेशन दे दिया और उसमें कोई एक क्वेश्चन पूछ लिया, तो ये बस प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ और कुछ नहीं। तो ईयर 2000 का टेबल बना के देखो फटाफट, आप लोग ट्राई करना। टेबल तो आपके सामने है, ये क्वेश्चन है देखो। ठीक है, आपके पास बुक है तो आप बुक में देखिए, नहीं तो ऑन स्क्रीन देख करके उसमें फिल करने का कोशिश करना। ये इंफॉर्मेशन, ये लाइन पढ़ना यहां तक, यहां तक, ये क्वेश्चन मान के चलो, फिल करो टेबल में। ईयर 2000 में ग्रेजुएट कितने हैं, ग्रेजुएट स्टूडेंट इंक्रीज टू 1700। तो पहले पक्का 1700 से कम था, पहले कितना था ग्रेजुएट 95 में, अब वो 1700 हो गया। तो रख दो 1700 कहाँ है, टेबल में रखो। 2000 जो ईयर है उसमें ग्रेजुएट का जो टोटल ग्रेजुएट है 1700, तो ग्रेजुएट का टोटल, ग्रेजुएट मतलब ये जो मैंने ये लिखा था यूजी अंडर ग्रेजुएट, यूजी अंडर ग्रेजुएट हो गया यार, नहीं पीजी
और दूसरा है ग्रेजुएट। ठीक है, चलो ग्रेजुएशन कोर्स में तो है, अभी ग्रेजुएट कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक ही है, जो लिख दिया लिख दिया। तो फिल करो जरा जल्दी से। 1700 टोटल ग्रेजुएट है, तो बताओ कहां पर रखोगे? 1700 ग्रेजुएट स्टूडेंट 1700 है। ग्रेजुएट का हमने लिखा था ये देखो यहां आएगा 1700 टोटल ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट मतलब 1700, जिसमें से क्या लिखा है, जिसमें से 250 क्या है गर्ल्स, तो जिसमें से 250 गर्ल्स हैं, तो कितना बचा? 1450 बॉयज होंगे, माइनस करके लिखते भी जाते हैं। हो गया ये, वापस आ जाओ क्वेश्चन में। बट नंबर ऑफ पीजी स्टूडेंट फॉल टू 500, जो पीजी स्टूडेंट है घट के 500 हो गया। पहले कितना था पीजी? 600, अब कितना हो गया? देखो यहाँ आएगा 500, पीजी स्टूडेंट हो गया 500, और कुछ और भी लिखा हुआ है 500 हो गया, जिसमें से ऑफ विच ओनली 50 वर बॉयज, उस 500 में 50 बॉय है। तो 50 अगर बॉयज है 500 में, यहाँ 50 है ना, 50 बॉयज है तो 450 गर्ल्स होंगे। ओके, तो बताओ टोटल स्टूडेंट कितना हो गया? टोटल हो गया स्टूडेंट 2200, जिसमें बॉयज कितने होंगे? इसका जोड़, इसका जोड़, इसका जोड़ 1500, और ये 700, इन सब का मैचिंग हो गया, देख लो। ठीक है, तो जस्ट ये प्रैक्टिस के लिए एक बार क्लास में देख लो, एक बार घर पे जाकर प्रैक्टिस कर लोगे खुद से, रफ कॉपी भी रखो। एक तो मान लो यहाँ का क्लास का मेन रजिस्टर हो गया, घर पे क्या करो एक फालतू का रजिस्टर रखो एक्स्ट्रा, कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हो दोबारा तिबारा तो उसमें कर लो, वो रजिस्टर बचे ना बचे कोई बात नहीं, बट क्लास वाला बचना चाहिए लॉन्ग टाइम के लिए, तो कम से कम 1 साल के लिए। द क्लास का रजिस्टर ऐसा रखो कि उसका लाइफ 1 साल हो। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस करना हो एक्स्ट्रा क्वेश्चन घर पे जाकर रिवाइज किए, अब कोई क्वेश्चन ट्राई करने का मन कर रहा है तो दूसरा रजिस्टर रखो, उसमें प्रैक्टिस करो। हाँ ठीक है, 2005 का ट्राई करो, जो 2005 के बॉक्सेज हैं इसको फिल करो। दो हजार पांच जो ईयर है उसको फिल करने की कोशिश करो। हाँ अच्छा, क्वेश्चन मतलब बहुत लोगों के पास बुक नहीं है, अच्छा मिलाई ना, कोई बात नहीं, ये लीजिए। एक मिनट, 2005 का टेबल बनाओ। एक बार हम भी पढ़ लेते हैं, जिसका टेबल बन जाए दिखाओ। 2005 में 800 गर्ल्स है, 650 ग्रेजुएट है, टोटल ग्रेजुएट 2200 है, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन पीजी क्लासेज आर इक्वल। ठीक है, तो 2005 का टेबल अगर आपका बन जाता है तो आप दिखा दीजिए मुझे। ठीक, बन गया है, दिखाइए तो। 2005 800 गर्ल्स है, जिसमें से 650 ग्रेजुएट के हैं, तो ये हो गया पीजी का, बिल्कुल ठीक। वेराज टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट वाज 2200, ग्रेजुएट 2200, तो ये हो गया 2200। ठीक है, ठीक, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद का नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन पीजी क्लासेज, पीजी क्लासेज में बॉयज और गर्ल्स इक्वल है, तो ये हैं तो ये हैं तो ये 300। ठीक आ गया, बिल्कुल सही है। और किसका बना? बात बहुत बढ़िया, काफी कंसाइज पेज में बना दिए फटाफट, एकदम सही आ गया। ठीक सही है, हाँ कोई बात नहीं, सिंपल बेसिस पे देख लेते हैं। सही आ गया, हाँ दिखाओ दिखाओ दिखाओ, बहुत बढ़िया, कमाल कर दिया, एकदम सही है। हाँ ठीक आ गया, बहुत अच्छा।
ठीक है, किसी को दिक्कत हो रहा है? बनाओ। हाँ हाँ हाँ, अच्छा दिखा रहे हैं, कोई बात नहीं। हाँ 2005 2000 गलत कहाँ? 2005 मुझे दिख नहीं रहा है, कहाँ चेक करूँ, दिखाओ। ये 5 है क्या? अच्छा, तो थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है। ये जो है ना, ये देखो पीजी कोर्स है, उसमें बॉयज गर्ल्स कितना है? 800 में गर्ल्स कितना है? 150। अब यही गलती है, पीजी कोर्स में क्या लिखा पता है? ये लिखा हुआ है कि जितने गर्ल्स है उतने ही बॉयज हैं। तो ये 150 है, तो ये भी 150 होगा। ये लास्ट लाइन है, लास्ट लाइन। देखो क्या, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन पीजी क्लासेस इक्वल। तो पीजी है ना आपका, पीजी है। 800 क्या लिखा है? गर्ल्स, जिसमें से 150 क्या है? पीजी क्लास में। तो बाकी इतना हो गया। अब जितना पीजी में गर्ल्स है उतना ही बॉयज है, ये 150 आएगा। ये मिस्टेक है। हाँ सही है, परफेक्ट है, बहुत बढ़िया। हाँ सही है। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही है, एकदम सही है। बन गया है। हाँ अच्छा, कोई बात नहीं, रुको। देखो देखो, आ, सबसे पहले बताओ, 2005 में गर्ल्स कितना है? 800। तो आपने सबसे पहले ये गलती किया कि आपने इसको यहाँ पर लिखा है गर्ल्स, ये रहा ना, ये बॉयज है, ये गर्ल्स, तो ये गर्ल्स यहाँ रहेगा 800। ठीक है, यहाँ लिखो 800। जिसमें से 150 650 क्या है? ग्रेजुएशन के लिए। हाँ, जिसमें से इसमें से ग्रेजुएशन के लिए कितना है? 650, ये सही आ गया। तो बाकी क्या होंगे? 150, ये आ गया। अब क्या लिखा है कि पीजी कोर्स में जितने गर्ल्स हैं उतने ही बॉयज हैं। देखो जितने गर्ल्स हैं उतने, ये आएगा 150। इसके बाद सब निकालो, बाकी सब ये तो ठीक ही है। इसके बाद ये निकालोगे, ये 800 नहीं होगा। ठीक है, बाकी इसका जोड़ यहाँ निकालो। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं। देखो एक बार मैं बता देता हूं। तो सबसे पहले 2005 में 800 गर्ल्स है, तो सबसे पहले एक टेबल में आ जाओ। 2005 देखो, और 800 गर्ल्स है, तो कहाँ लिखेंगे ये? अब आपको ये पता होना चाहिए, ये रो में क्या लिखा आपने? अंडर ग्रेजुएट, दूसरा है पोस्ट ग्रेजुएट। ये कॉलम में बॉयज एंड गर्ल्स। 800 गर्ल्स है, जिसमें से 650 किस कोर्स से? ग्रेजुएशन से 650 है, इसका मतलब पीजी से 150 होगा। ये कॉलम तैयार हुआ। वापस क्वेश्चन में आ जाओ। अब लिखा है टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट कितना? 2200। टोटल ग्रेजुएट 2200। अब बताओ ग्रेजुएट 2200 कहाँ आएगा? हाँ, यहाँ ग्रेजुएट ये है, टोटल ग्रेजुएट 2200। अब बाकी चीज और इंफॉर्मेशन में एक चीज है, ये पढ़ो, नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स इन पीजी कोर्स इक्वल है। तो क्वेश्चन यहां आ गया, पीजी कोर्स में जितने गर्ल्स हैं, तो बताओ पीजी में गर्ल्स कितने हैं? 150, तो बॉयज भी कितना? ये इंफॉर्मेशन है। अब बाकी फिर टेबल आपका बन जाएगा। तो ये 300, टोटल स्टूडेंट कितना? 2500। देख रहे हो टाइम के साथ स्टूडेंट बढ़ रहा है कॉलेज में, पहले 2000 था, फिर 2200 हो गया, अब 2500। ठीक है, सही चल रहा है। हमारे सीए कोर्स में थोड़ा उल्टा चल रहा है आजकल। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये माइनस करोगे तो 2200 में से 1550 में 150 प्लस कर दो, 1550, ये कितना हो गया? 1700। ठीक है, तो इतना डिटेल में क्वेश्चन नहीं आएगा, बट ये प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ। मान लो सिर्फ क्या क्वेश्चन आएगा, ईयर 2005 का इंफॉर्मेशन आ गया, और आपसे पूछेगा, ये पूछ लेगा, ये पूछेगा बताओ ग्रेजुएशन कोर्स में बॉयज कितना है, तो क्या आएगा आंसर? 1550। अब ये गिवन नहीं है, ये हमें निकालना पड़ा है। तो एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप से आएंगे। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे? मोड ऑफ प्रेजेंटेशन। टेक्सुअल हो गया, टेबलर हो गया, अगला कॉन्सेप्ट क्या है? डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। तो हेडिंग दे दो और लिखोगे अब आप डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। देखो पढ़ाई करने का सिंपल सा फॉर्मूला है, एक बार क्लास में और 2 बार घर पे। हाँ, 2 बार घर पे कब पता है? एक बार आज, ठीक है, जाके रेस्ट किए थोड़ा बहुत, एक बार पूरा कॉम्पिटिशन रिवाइज कर लिए, और उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन जो है वो दोबारा बना लिए।
आज ही 2 बार या फिर कल सुबह 1 बार, उसके बाद फिर तो रिवीजन होगा। अगर आप नहीं देखोगे ना तो फिर ये दिक्कत करेगा। अच्छा, कभी भी कोई होमवर्क का क्वेश्चन है ना, तो ये नहीं कि मान लो क्लास में पढ़ लिए, घर पे जाके सो गए या खेलने लगे, अचानक से याद है होमवर्क बचा हुआ है और फिर सीधा होमवर्क करना शुरू कर दिए, ये भी सही नहीं है। पहले जो भी क्लास में एक बार हुआ है ना, उसको दोबारा घर पे जाके अपने ढंग से एक एक कॉन्सेप्ट को दिमाग तक पहुंचाओ। कुछ रास्ते में रहते हैं, उसको पकड़ पकड़ के मेमोरी तक पहुंचाओ। जब पढ़ोगे ना, अब पूरा फिर समझ में आना चाहिए। अब वो सेट हो गया कॉन्सेप्ट, फिर क्वेश्चन आपका बनेगा, नहीं तो फिर ज्यादा दिक्कत होगा, क्वेश्चन बनेगा कम। तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में क्या क्या चीजें देखो, इसमें कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट उसको लिखते हैं। फर्स्ट, डायग्राम में क्या होता है, ये डायग्राम में जो आता बनता क्या क्या चीज है, चार्ट्स, बार्स, पिक्चर्स, पिक्चर्स एक्सेट्रा, ये सब डायग्राम कहलाता है। जो पिक्चर्स होता है, चार्ट का मतलब लाइन चार्ट, बार का मतलब बार डायग्राम, पाई चार्ट, कुछ पिक्चर्स होता है। पिक्चर्स का मतलब जस्ट कुछ कोई भी पिक्चर बना सकते हो, एरो बना दो, सर्कल बना दो, क्यूब बना दो, स्क्वायर बना दो, ऐसे भी पिक्चर्स होते हैं। तो जो पिक्चर्स होते हैं ना, पिक्चर्स, इसको बोलते हैं पिक्टोग्राम। पिक्चर्स को क्या बोलते हैं, पिक्टोग्राम। और पिक्टोग्राम इज ऑल्सो कॉल्ड आइडियोग्राम। उसे एक आइडिया लगता है, उस पिक्चर्स को देख कर ना एक आइडिया लगता है। जैसे ट्रैफिक रूल्स जो होते हैं ना, उसमें बहुत सारे पिक्चर्स होते हैं, सारे पिक्चर्स ही होते हैं, ठीक है। साइन होता है वही पिक्चर में, जो भी साइन होता है सारे पिक्चर्स में होते हैं। तो उसको देख के क्या लगता है आपको, आइडिया लगता है इस पिक्चर का मतलब क्या है, ठीक है। तो पिक्चर्स आर कॉल्ड पिक्टोग्राम एंड पिक्टोग्राम इज ऑल्सो कॉल्ड आइडियोग्राम। तीसरा पॉइंट लिखोगे इसमें, कुछ बेसिक जो थ्योरेटिकल पॉइंट है, ये एक रफ स्केच होता है। रफ स्केच ब्रैकेट में लिखना, लेस एक्यूरेट। रफ स्केच, अगर आपको हम लोग जो भी चार्ट्स या पिक्चर्स बनाएंगे ना, वो कोई ग्राफ पेपर लेकर के और नहीं बनाएंगे। सिंपल जो पेन है और जो पेज है, फ्री हैंड से किसी भी पेज पर हम लोग बना देंगे। तो रफ स्केच हो गया, इसका मतलब लेस एक्यूरेट। तीसरा पॉइंट, मोर एक्यूरेट कौन सा होता है, एकदम एक्यूरेट कौन सा होता है, टेबल। फोर्थ पॉइंट में क्या है यहाँ पर, ये एक अट्रैक्टिव मोड ऑफ प्रेजेंटेशन होता है। अट्रैक्टिव मोड ऑफ प्रेजेंटेशन मतलब मान लो कहीं पर अक्षर में भर भर के लिखा हुआ है, और दूसरा उसी को टेबल में दिखाया गया है, और तीसरा पिक्चर्स या डायग्राम में दिखाया गया है, तो कौन सा देखने में अच्छा लगेगा, डायग्राम। ऐसा कहा गया है। अट्रैक्टिव मोड ऑफ प्रेजेंटेशन कौन सा होता है, डायग्राम होता है, ठीक है। समझ में आ गया। मान लो कहीं पर कुछ भी है, 3 चीज है, तो जनरली लोग क्या करेंगे, जहां पर पिक्चर्स या डायग्राम है ना, वहां ज्यादा लोग जाकर रुकेंगे, ठीक है। भले समझ में कम आए या ज्यादा आए, जो भी आए, बट अट्रैक्शन वही होगा। पांचवा पॉइंट क्या है देखो, पांचवा पॉइंट है, पहले लिख लेते हैं उसके बाद समझा देते हैं। हिडन ट्रेंड, हिडन ट्रेंड, इफ एनी, इफ एनी, इज रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड अंडर दिस, under this mode of presentation, under this mode of presentation। ठीक है, मैंने क्या लिखा हुआ है पढ़ता हूं, आप लिखना उसको देख के। हिडन ट्रेंड इफ एनी इज रिफ्लेक्टेड अंडर दिस मोड ऑफ प्रेजेंटेशन। तो पहले तो बता देते हैं ट्रेंड का क्या मतलब होता है। ट्रेंड का मतलब कोई भी चीज टाइम के साथ इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है या रिमेन कांस्टेंट। ओवरऑल मान लो कि 10 साल का डेटा है, कभी बढ़ गया कभी घट गया, बट ओवरऑल 10 साल में जो भी वेरिएबल है उसका टाइम के साथ क्या टेंडेंसी है, इंक्रीज करने का तो अपवर्ड ट्रेंड, डिक्रीज करने का तो डाउनवर्ड ट्रेंड, और स्टेबल रहने का तो नो ट्रेंड। तो ट्रेंड का मतलब जनरली 3 तरह का होता है, अपवर्ड, डाउनवर्ड या स्टेबल। टाइम के साथ अगर बढ़ने का है तो
अपवर्ड हो गया, घटने का है तो डाउनवर्ड हो गया। तो मान लो डेटा आपको दिख रहा है, कभी इंक्रीज किया कभी डिक्रीज किया, ठीक है, 70 से 80 हो गया, 80 से 60 हो गया, फिर 90 हो गया, फिर 85 हो गया, ऐसे कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। एक्चुअल डेटा को देख के पता ही नहीं चला कि ट्रेंड कैसा जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, लेकिन उसका डायग्राम बनाओगे ना तो आपको पक्का ट्रेंड रिफ्लेक्ट हो जाएगा, अगर कोई ट्रेंड है तो। इफ एनी का मतलब यही, डेटा में कोई ना कोई ट्रेंड है जो सीधा देखने से नहीं दिख रहा है, छुपा हुआ है, कब दिखाई देगा, जब डायग्राम बनाओगे। जैसे कैसे, मैं एग्जांपल के लिए बताता हूँ, डायग्राम में क्या आता है देखो, मान लो कि ये जनरली टाइम सीरीज का क्वेश्चन होता है, ये मान लो एक फिगर है, ये फिगर है, ये बढ़ गया, ये घट हो गया, फिर बढ़ गया, फिर घट गया, फिर बढ़ गया, ऐसे हम क्या बना लिए, इसको जोड़ देते हैं, इसको बोलते हैं लाइन चार्ट। लाइन चार्ट अभी हम लोग सीखेंगे। ये एक डायग्राम बन गया, तो बताओ ओवरऑल, बताओ शुरू से लेके बढ़ गया घट गया आखिरी पॉइंट यहाँ पर आ गया, तो इसको देख के बताओ ये जो भी वेरिएबल है, सेल्स है चाहे एक्सपोर्ट है चाहे इंपोर्ट है, टाइम के साथ क्या लग रहा है आपको, ओवरऑल इंक्रीजिंग ट्रेंड की डिक्रीजिंग ट्रेंड? एकदम सही, मुझे भी लग रहा है, लगभग ऐसा जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये लाइन खींच दिया मैंने, रफली एक लाइन खींच दिया, ये ट्रेंड लाइन हो गया, लगभग इस रेट से बढ़ रहा है, तो कैसा ट्रेंड हो गया, अपवर्ड, तो दिख गया ना अपवर्ड ट्रेंड। तो पॉइंट नंबर 5 का मतलब यही है। तो ये क्वेश्चन क्या आएगा, कभी थ्योरी में आ जाएगा कि हिडन ट्रेंड इफ एनी इज रिफ्लेक्टेड इन व्हिच मोड ऑफ प्रेजेंटेशन, द आंसर इज डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। तो थ्योरेटिकल बात तो हो गया। अब डायग्राम में मेन पढ़ना क्या क्या है, तो एक तो लाइन चार्ट, दूसरा बार डायग्राम, और तीसरा होता है पाई चार्ट, जो मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट हो गया कि भाई डायग्राम में क्या क्या चीज आता है। सबसे फर्स्ट इसमें हम लोग देखते हैं, अब यहां पर देखेंगे डायग्राम में लाइन चार्ट्स, लाइन चार्ट लिख लो, ठीक है। अच्छा, अगर सिंगल वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है, मतलब सिंगल टाइम सीरीज है, सिंगल टाइम सीरीज का मतलब मान लो ईयर वाइज 2001 2 3 4 5 क्या रिकॉर्ड किया, सेल्स, तो सेल्स हो गया सिंगल वेरिएबल, एक ही वेरिएबल है जिसको आपने टाइम के साथ रिकॉर्ड किया है, तो या तो मैं लिखूंगा सिंगल वेरिएबल या लिखूंगा मैं सिंगल टाइम सीरीज। तो यहां पर फर्स्ट आप लिखोगे लाइन चार्ट में, जिसका नाम क्या है, पहला नाम है सिंपल लाइन चार्ट। लाइन चार्ट में क्या क्या चीज पढ़ाई करना है मैं वो लिख रहा हूं, जिसमें फर्स्ट मैं लिख रहा हूं सिंपल लाइन चार्ट। जो अभी मैंने डायग्राम बनाया ना, ये देखो, ये सिंपल लाइन चार्ट है। सिंपल लाइन चार्ट ऐसे बनेगा, कब बनेगा ये, तो फॉर वन वेरिएबल, फॉर वन वेरिएबल, या लिख लो आप वन टाइम सीरीज, वन टाइम सीरीज, सिर्फ एक ही टाइम सीरीज है ना, तो क्या बनेगा उसका सिंपल लाइन चार्ट। कैसे, तो ईयर वाइज मान लो सेल्स है, तो 2001 का सेल्स कितना है, पॉइंट से दिखा दो, 2002 का सेल्स कितना है, पॉइंट से दिखा दो, जैसे मैंने ऊपर बनाया। तो ऐसा करते हैं, एक रफली बना के हम लोग देख भी लेते हैं। मान लो सिंगल टाइम सीरीज है, कभी भी आपको डायग्राम बनाने के लिए नहीं आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, कभी भी डायग्राम बनाने के लिए नहीं आएगा, बट क्या पूछेगा वो आप लिखते जाओ, जो भी मैं समझा रहा हूँ उसी से आपको पता चल जाएगा। मान लो ये कोई ईयर है, अब इस ईयर में कितना सेल्स हुआ, ये पॉइंट, मान लो 2001 है, उसका ये सेल्स है, 2002 ये बढ़ गया, 2003 में कम हो गया, 2004 का ये सेल्स है, इन सबको लाइन से ज्वाइन कर दो, यही कहलाता सिंपल लाइन चार्ट। जितने भी ईयर है सबका जो इंडिविजुअल वैल्यूज है सबको पॉइंट पॉइंट से दिखा दो, और कंसेक्यूटिव पॉइंट को लाइन से ज्वाइन कर दो, यू विल गेट सिंपल लाइन चार्ट। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे सिंपल ये कि सिंपल लाइन चार्ट इज प्रिपेयर्ड व्हेन, ऑप्शन रहेगा वन टाइम सीरीज, टू टाइम सीरीज, टू टाइम सीरीज डिफरेंट वेरिएबल, टू टाइम सीरीज सेम वेरिएबल, तो क्या बोलोगे, व्हेन देयर इज ओनली वन टाइम सीरीज। तो ऐसे जो भी आएगा चॉइस में आएगा, मल्टीपल चॉइस है। लेकिन दूसरा नाम क्या देखो, दूसरा नाम है मल्टीपल लाइन चार्ट। फर्स्ट हो गया सिंपल लाइन चार्ट, दूसरा है मल्टीपल, मल्टीपल लाइन चार्ट। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कंपैरेटिव लाइन चार्ट, कंपैरेटिव, कंपैरेटिव लाइन चार्ट, मल्टीपल लाइन चार्ट, या क्या बोलते हैं कंपैरेटिव लाइन चार्ट। ये कब बनता है,
किसके लिए बनता है? तो फॉर टू टाइम सीरीज, फॉर टू टाइम सीरीज, जब दो टाइम सीरीज दिया हो, दो टाइम सीरीज, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो टू वेरिएबल्स। दो टाइम सीरीज का मतलब कितने वेरिएबल हैं? दो वेरिएबल है, टू वेरिएबल्स। एंड अभी खत्म नहीं हुआ, एंड का मतलब दूसरा बात जो मैं लिख रहा हूं ये भी होना चाहिए, दो वेरिएबल होना चाहिए, दो टाइम सीरीज है और दोनों टाइम सीरीज का यूनिट क्या है? सेम। याद करो, दो चीज का कंपैरिजन, दो चीज के बीच में रेशियो कब निकलता है? जब दोनों का यूनिट सेम हो। मान लो क्या है, एक सेल्स का टाइम सीरीज है कंपनी ए, और दूसरा है सेल्स का टाइम सीरीज कंपनी बी। तो दो टाइम सीरीज है, कंपनी ए का भी है, कंपनी बी का भी है, दोनों का क्या है? सेल्स। और दोनों का सेल्स किस में है? रुपीज में, सेम यूनिट है। तो उसके बीच में कंपेयर भी हो सकता है। और वहां पर क्या बनेगा? मल्टीपल लाइन चार्ट, मतलब एक ही एक्सिस पे दो दो लाइन चार्ट। एक्सिस सेम है, बताओ, अगर यूनिट सेम है तो एक्सिस क्या होगा? सेम। और उस पे दो दो लाइन चार्ट, सेम एक्सिस पे दो लाइन चार्ट, उसी को बोलते हैं मल्टीपल लाइन चार्ट या कंपैरेटिव लाइन चार्ट। ये कब पॉसिबल है? तो जब दो टाइम सीरीज हो एंड सेम यूनिट्स, हाँ लिख लेता है ऐसे, एंड सेम यूनिट्स, and same units when there are two time series and two time series have same unit। तो क्या बनेगा? मल्टीपल लाइन चार्ट, एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड कंपैरेटिव लाइन चार्ट। तो कैसे बनता है रफली मैं आपको यहाँ पर एक डायग्राम बना के दिखा देता हूं। कभी कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे पूछेगा इससे रिलेटेड, आज तक तो कभी नहीं पूछा, इतना साल हो गया कभी कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन ये सब चीज जो मैं बता रहा हूँ डेटा हैंडलिंग क्लास 4 क्लास 5 का भी होता है। अगर आप ठीक से कोई देखोगे ना तो क्लास यहाँ पर ये इसके लिए कोई बहुत बड़ा मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या बता रहा हूँ, देखो यहाँ पर ये कुछ ईयर है, 2010, 11, 12 और 13, ठीक है, ये टाइम है। और यहाँ पर मैं कुछ फिगर दिखा रहा हूँ, बस ये चार फिगर मैंने इसको ज्वाइन कर दिया और ये लिख दिया ए, कंपनी ए, ठीक है, ए मतलब कंपनी ए, ठीक, डिटेल में सब चीज लिखा रहेगा। और कंपनी बी, यहां देखो कलर चेंज करना था, ये और ये हो गया कंपनी बी। एक ही एक्सिस पे, सेम एक्सिस पे दो दो लाइन चार्ट, नाम क्या? मल्टीपल लाइन चार्ट। क्या चीज मल्टीपल? लाइन चार्ट मल्टीपल, दो या दो से ज्यादा लाइन चार्ट, एक्सिस क्या? बिल्कुल सेम। तो बताओ क्या कंपैरिजन हो रहा है कि नहीं? बताओ 2010 में किस कंपनी का सेल्स ज्यादा है? ठीक पे देखो, ऐसे कैसे हो सकता है कि अब नहीं दिखाई दे रहा तो आगे बैठा करो, ठीक है। इसमें गलती एक ही कारण से हो सकता है कि सही से दिखाई ना दे रहा हो, कहाँ लाल है कहाँ ब्लैक है। देखो ठीक से, लाल वाला ए, काला वाला बी, 2010 में किसका सेल्स ज्यादा है? ब्लैक वाला ऊपर है ना, तो ब्लैक वाला बी का सेल्स ज्यादा है। तो हो रहा है ना कंपैरिजन। अब मान लो बाय चांस ग्राफ में इधर भी वैल्यू दे दिया होता है, ये 10, ये 20, ये 22 पे, ये 18 पे, ये 25 पे, सब मान लो दे दिया, तो रेशियो भी निकाल सकते हैं, या ये भी पूछ सकता है कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है। 2013 में किसका सेल्स ज्यादा है? ए का। तो इसी को बोलते हैं कंपैरेटिव लाइन चार्ट। तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हो सकता है, लेकिन आज तक कभी पूछा नहीं है। क्या पूछा है कि भाई मल्टीपल लाइन चार्ट इज प्रिपेयर्ड व्हेन, ऑप्शन सुनना, मल्टीपल लाइन चार्ट इज प्रिपेयर्ड व्हेन, ऑप्शन ए देयर आर टू टाइम सीरीज, ऑप्शन बी टू टाइम सीरीज हैव सेम यूनिट, ठीक है, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। क्या बोलोगे आप? देयर आर टू टाइम सीरीज, ऑप्शन बी क्या बोला मैंने? टू टाइम सीरीज हैव सेम यूनिट। इसका मतलब दोनों बात होना चाहिए, इसीलिए ऑप्शन सी मैंने क्या लिखा था? बोथ ए एंड, दोनों होना चाहिए, दो टाइम सीरीज होना चाहिए एंड दोनों टाइम सीरीज का यूनिट सेम होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। लेकिन क्या हो अगर दोनों वेरिएबल का यूनिट सेम ना हो?
किसी को बुलाना है क्या? ठीक है, तो सेकेंड हो गया। तो यहां पर देखो थर्ड पॉइंट लिखते हैं, दो टाइम सीरीज है, दो टाइम सीरीज है, लेकिन दोनों का यूनिट सेम नहीं है, तो क्या होगा पता है? तो अब आप एक ही एक्सिस पे दो लाइन चार्ट ड्रॉ नहीं कर पाओगे अगर यूनिट अलग अलग है। मान लो एक है रुपीज में और दूसरा है केजी में, तो बताओ रुपीज का एक्सिस अलग और केजी का एक्सिस अलग, तो क्या हो जाएगा? एक्सिस अलग करना पड़ेगा। दो लाइन चार्ट बनेंगे लेकिन सेम एक्सिस पे नहीं, अलग अलग एक्सिस पे। उसका नाम क्या होगा पता है? मल्टीपल एक्सिस लाइन चार्ट। क्या चीज? मल्टीपल एक्सिस, मल्टीपल एक्सिस अलग करना पड़ेगा। तो नाम से आप ध्यान रखना, एक है मल्टीपल लाइन चार्ट और दूसरा क्या है? मल्टीपल एक्सिस लाइन चार्ट। तो तीसरा मैं लिख रहा हूं मल्टीपल एक्सिस लाइन चार्ट, मल्टीपल एक्सिस लाइन चार्ट। तो नाम से आप लिंक पता चल जाएगा आपको, मल्टीपल एक्सिस, एक्सिस अलग अलग करना पड़ेगा। कब? जब वेरिएबल का यूनिट डिफरेंट हो। तो यहां पर मैं सीधा लिख देता हूं, टू वेरिएबल्स एंड डिफरेंट यूनिट, एंड डिफरेंट यूनिट। बस इतना ही लिख लो, काफी है। मतलब उसमें क्या होगा, एक लाइन चार्ट अलग बनेगा, दूसरा वाला अलग बनेगा, एक्सिस अलग अलग करना पड़ेगा। तो ये तीन बात समझ में आ गया। सिंपल लाइन चार्ट वन वेरिएबल, मल्टीपल लाइन चार्ट टू वेरिएबल सेम यूनिट, मल्टीपल एक्सिस लाइन चार्ट टू वेरिएबल डिफरेंट यूनिट। ठीक है, ओके। इसमें अगला पॉइंट लिखते हैं फोर्थ। फोर्थ नाम है रेशियो चार्ट, जो शायद कभी एक दो बार पूछा हुआ है, ये बहुत बार रिपीट नहीं हुआ है, लेकिन मल्टीपल लाइन चार्ट और मल्टीपल एक्सिस लाइन चार्ट ये बहुत बार पूछा है। एक नाम है रेशियो चार्ट। तो चलो पहले मैं लिख देता हूं कि रेशियो चार्ट होता क्या है। ये होता है लाइन चार्ट, ये होता है लाइन चार्ट बिटवीन बिटवीन लॉग ऑफ वेरिएबल, लॉग ऑफ वेरिएबल एंड टाइम। ये बिल्कुल लाइन चार्ट होता है, जो हमने ऊपर देखा है ना, बिल्कुल वैसा ही ये भी लाइन चार्ट होगा। लेकिन लाइन चार्ट किसके बीच में? लॉग ऑफ वेरिएबल एंड टाइम के बीच में। अगर हम बात करें, ये टाइम है और y मान लो वेरिएबल है। y क्या चीज है? सेल्स, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, कुछ भी वेरिएबल है। तो y नहीं, यहाँ पर क्या होगा? लॉग y। हम लोग जो ऊपर डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, इसमें क्या है? यहाँ पर वेरिएबल है y, ये टाइम है, ये क्या है? वेरिएबल है y। सेल्स में और टाइम में लाइन चार्ट, तो सिंपल लाइन चार्ट। लेकिन लॉग ऑफ सेल्स में और टाइम में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेशियो चार्ट। ये देखने में भी क्या होगा? बिल्कुल लाइन चार्ट जैसा ही होगा, डिफरेंट नहीं है, बट ये थ्योरी है। रेशियो चार्ट का मतलब लाइन चार्ट बिटवीन लॉग ऑफ वेरिएबल एंड टाइम। आप कहोगे सर ये बनता कब है? लॉग के बारे में पता है आपको? लॉग आपने पढ़ाई किया है? लॉग 10 कितना होता है? लॉग 10, हाँ, लॉग 100, 10 की पावर। जो लॉग का वैल्यू क्या होता है? जिसमें कोई नंबर है ना, उसमें लॉग लगाओगे ना, एकदम छोटा कर देगा उसको। मैं सिंपल सिंपल नंबर बोल रहा हूँ। लॉग जब आप पढ़ोगे मैथ में तो आपको डिटेल पता चल जाएगा। 10, 100, 100 में क्या है? 10 का स्क्वायर। 1000 क्या है? 10 का क्यूब। ये क्यूब जो है ना, क्यूब, वही आंसर। लॉग 1000 कितना होगा? 3। लॉग 1,00,000 5। लॉग 10,00,000 देखो है कितना? 10,00,000। लॉग लगा देंगे तो क्या हो गया? 6। तो ये कब करना होता है मैं ओरली बोल देता हूं। मान लो आपके सामने सेल्स है, सेल्स है, पहला साल का सेल्स कितना? 10 रुपया। सुना ध्यान से, दूसरे साल का सेल्स कितना है? मान लो पहला साल का सेल्स कितना? 10 रुपया। 10 हो गया। आप इसको लिखना मत अभी, ये टाइम ऐसे निकाल रहे हैं हम लोग। पहले साल का सेल्स 10 रुपया है, दूसरे साल का कितना है? 1000। 1000 कितना? थोड़ा ऊपर होगा ऐसे। तीसरे साल का 1,00,000। 1,00,000 कितना ऊपर? इतना ऊपर। ये कितना है? 1000। तो 1,00,000 कहाँ होगा? 1000, 1000, 1000, 100 बार ऊपर जाओ, 100 बार ऊपर कहीं पॉइंट यहाँ आएगा। मेरे पास इतना पेज है कि निकल रहा है। आप कॉपी में देखोगे तो कहाँ पहुंच जाएगा?
कॉपी से बाहर। और 10 लाख कहाँ दिखाओगे? 10 लाख कहाँ दिखाओगे? सारे पॉइंट आकाश में जाएंगे। फिर इसका मतलब ये हुआ कि अगर वेरिएबल के अंदर फ्लक्चुएशन बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्लक्चुएशन, 10 से लेके 10 लाख होना, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है ना, 10 से लेके 10 लाख हाई फ्लक्चुएशन। अगर डेटा के अंदर वेरी हाई फ्लक्चुएशन हो तो उस केस में सारे पॉइंट को ग्राफ पेपर पे लेके आने के लिए एक तरीका है, क्या? लॉग लगा दो। अब सब में लॉग लगा दो तो लॉग 10 कितना होगा? 1। और 10 लाख भी कितना होगा? 6। तो 1 से लेके 6 तक आराम से दिख जाएगा। ये टेक्निक होता है। तो ये कब यूज करते हैं? तो ऐसा करते हैं, कभी क्वेश्चन ऐसा पूछा नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछे बताता हूँ। क्वेश्चन पूछा है लाइन चार्ट बिटवीन लॉग ऑफ वेरिएबल एंड टाइम इज कॉल्ड रेशियो चार्ट, बस यही पूछा है। लेकिन रेशियो चार्ट कब बनता है, ठीक है, ऐसा कभी पूछा नहीं है, लेकिन कब बनेगा इसको लिख लो। डेटा में स्मॉल फ्लक्चुएशन होगा तब, या वेरी हाई फ्लक्चुएशन होगा तब। हाँ, तो ये कब बनेगा? वेरी हाई फ्लक्चुएशन इन द डेटा। फ्लक्चुएशन तो सबको समझ में आता होगा। लाइट का फ्लक्चुएशन तो सबने देखा ही होगा घर में। लाइट का फ्लक्चुएशन नहीं, कभी बहुत हाई होता है, कभी एकदम कम हो जाता है, कभी कुछ वही नंबर वैल्यू में 10 से लेके 10 लाख तक अगर चला गया तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है। ओके, तो कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, इफ देयर इज वेरी हाई फ्लक्चुएशन इन द डेटा देन वी विल प्रिपेयर्ड। ऐसा क्वेश्चन कहीं नहीं है, ठीक है, ना कहीं पूछा है, बट इसका मतलब यही है। तो आपको पता चल गया फोर्थ पॉइंट। पांचवा पॉइंट क्या बच्चे देखो, पांचवा पॉइंट जो है ये कोई ग्राफ नहीं है, ये कोई लाइन चार्ट नहीं है। ये नाम क्या है, पहले नाम लिख लेते हैं। नाम है फॉल्स बेस लाइन। देखो हमने क्या लिखा है, फॉल्स बेस लाइन। ये कोई लाइन चार्ट का कैटेगरी नहीं है। मैंने एक नाम लिखा फॉल्स बेस लाइन, फॉल्स बेस लाइन। देखो मैं राइटिंग अच्छा बना बना के लिख रहा हूं, मेरा गलती नहीं है, पेन का गलती लग रहा है मुझे, ठीक है, अब पता चल गया होगा ना। तो ये है फॉल्स बेस लाइन। अब फॉल्स बेस लाइन क्या होता है तो मैं समझा देता हूं इसको। मान लो आपके सामने इस एक्सिस पे क्या है, टाइम, ईयर है। ईयर कहां से स्टार्ट होता है? 2010 से। तो 2010 लिखा तुमने, यहां पर लिखा, यहां लिखा 2010। अभी आप इसको लिखना मत, 2011, 2012। ये क्वेश्चन भी 2 बार पूछा हुआ है। तो देखो यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 11 है, इसके बीच में कितने टाइम का गैप है? 1 साल। लेकिन कोई क्या बोलता है, फिर आपने यहाँ 0 लिखा है और 0 से लेके 2010 है, इसके बीच में कितने साल का गैप है? 2010 साल का। क्या कहना चाह रहा है वो कि सर इतना बड़ा गैप को आप 1 साल बोल रहे हो, तो ये तो 2010 गैप है, इसके हिसाब से तो आप 1 2 3 4 5, जब 2010 आएगा तब दिखाओ, वहां से स्टार्ट करो, ठीक है। यहाँ देखो ये 2010 है, ये 11 है, ये 12 है। तो अब बताओ एक चीज बताओ, 2010 में, 11 में, 12 में फ्लक्चुएशन हाई है कि लो है? इन तीनों में फ्लक्चुएशन बताओ। इसमें 2010, 2011, 2012 फ्लक्चुएशन हाई है कि लो है? वेरी लो है, या एक का फ्लक्चुएशन है। वैल्यू कितना? 2010, 2011, उसके कंपैरिजन में अंतर कितना? एक का। तो स्टार्ट जो होगा ना वो बहुत दूर से होना चाहिए, बहुत दूर से। ऐसे केस में अगर वैल्यू, सुनना ध्यान से, वैल्यू बड़े बड़े हो और उसमें अंतर एकदम छोटा छोटा है। वैल्यू कितना है? 5 लाख, दूसरा 5 लाख 1, 5 लाख 2, 5 लाख 3। बताओ वैल्यू क्या है? बहुत बड़े बड़े, उसमें फ्लक्चुएशन क्या है? एकदम छोटा। तो ऐसे केस में जो पहला वैल्यू आप स्टार्ट करोगे फिर तो बहुत दूर से करना चाहिए, फिर तो ग्राफ पेपर पाएगा नहीं। तो लोगों ने क्या किया, बस प्रेजेंटेशन दिखाया कि देखो ये 2010 का लेंथ बना दो खूब लंबा, और उसको जो है ना फोल्ड करके एक स्प्रिंग की तरह चिपका दो। मतलब ऐसे आप लंबा करोगे, 2010 बहुत दूर जाएगा ना, इन सब में स्प्रिंग बना के ऐसे इसको चिपका दो। मतलब यहाँ पर क्या यूज किया, ऐसे ऐसे। पूछा कि भाई क्या है ये, तो बोला कि ये स्प्रिंग है, इसको फैलाओगे ना तो 2010 लेंथ के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो उसको दिखाने के लिए ये जो जिगजैग जैसा बना दिया ना, इसी को नाम क्या दिया? इसी को नाम दिया
फॉल्स बेस लाइन। सवाल बस इतना है कि फॉल्स बेस लाइन का यूज कब होगा, तो कब होगा पता है, जब फ्लक्चुएशन इन द डेटा इज वेरी स्मॉल। फ्लक्चुएशन क्या होना चाहिए, वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू वैल्यू ऑफ डेटा। वैल्यू कितना 2010 2011, उसके कंपैरिजन में फ्लक्चुएशन कितना है 1, तो बताओ जो 1 है, 1 2010 के कंपैरिजन में कितना है, ज्यादा है कि बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम। ठीक है, तो ये कब यूज करते हैं, बस यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। फॉल्स बेस लाइन इज यूज्ड when there is very small फ्लक्चुएशन। अच्छा, ये एक्स एक्सिस हो चाहे वाई एक्सिस, कहीं भी यूज हो सकता है। मैंने यहाँ पर ऐसे दिखाया है ना, ये वाई एक्सिस के ऊपर भी यूज हो सकता है, कहीं भी एक्स या वाई कहीं भी। तो फॉल्स बेस लाइन इज यूज्ड व्हेन देयर इज वेरी स्मॉल फ्लक्चुएशन in the data as compared to वैल्यू ऑफ डेटा। जो डेटा का वैल्यू है ना, उसके कंपैरिजन में फ्लक्चुएशन एकदम कम हो। बताओ, एक फ्लक्चुएशन है 2010 का, परसेंट निकालोगे ना तो बहुत ही खराब निकलेगा। 1 डिवाइड में 2010 इंटू में 100, 0.04, मतलब ये तो 0.1% भी नहीं है, 0.04% आ रहा है, तो बहुत कम हो गया। तो उस केस में फॉल्स बेस लाइन यूज करते हैं। ये ऐसे होता है जिगजैग टैब से। तो ये 5 पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन सामने आएगा तो आप पहचान लोगे कि ऐसा हो सकता है। मान लो कि व्हेन देयर इज वेरी स्मॉल फ्लक्चुएशन एज कंपेयर टू वैल्यू ऑफ डेटा देन वी यूज रेशियो चार्ट, सिंपल लाइन चार्ट, फॉल्स बेस लाइन। क्या यूज करोगे, फॉल्स बेस लाइन। ठीक है, तो ये सब चीज आप बुक पढ़ोगे ना, तो बस पढ़ोगे तो बस खाली मैक्सिमम बच्चे क्या हो, ऐसी चीज को आप बुक से पढ़ोगे तो बस इंग्लिश का वर्ड पढ़ोगे, वो दिमाग तक जाएगा ही नहीं। एक होता है ना कि बस पढ़ लेना, इज आर जो भी मीनिंग है पढ़ लेना, बस वर्ड मुंह से निकला वो दिमाग तक जाएगा ही नहीं, उसका मतलब क्या है। ओके, तो ये हो गया लाइन चार्ट। ठीक है, यस। अगला देखोगे बार डायग्राम, ये हो गया लाइन चार्ट। अगला कॉन्सेप्ट है बार डायग्राम्स। बार डायग्राम देखो, क्रिकेट मैच आजकल आईपीएल चलता है तो वहां पर भी बार डायग्राम बनता है आराम से, और कंपैरेटिव भी बनता है। फर्स्ट ओवर में कितना रन, सेकेंड ओवर उससे अलग होता है, सेकेंड ओवर में कितना रन। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या होता है ओवर, और वर्टिकल पे क्या होता है रन। बार डायग्राम, एक टीम का मैच हुआ है तो सिंगल बार डायग्राम, जब दोनों टीम मैच खेल रहा है ना तो एक का रेड कलर में दूसरे का ब्लू कलर में, दोनों का दिखाएगा जो टीम का कलर होता है, उसका कितना रन था, इसका कितना रन। कंपैरेटिव वहां भी बनता है, सब कुछ यहाँ भी हो सकता है, बट यहाँ पर सिंपल में बताता हूँ। बार डायग्राम दो तरह का होता है, एक होता है वर्टिकल और दूसरा क्या होता है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल बार डायग्राम का मतलब ऐसे, इस टाइप का बार डायग्राम, ये हो गया वर्टिकल। ठीक है, और ये हो गया हॉरिजॉन्टल। इस टाइप का बार डायग्राम हॉरिजॉन्टल होगा। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है, डायग्राम बनाने के लिए नहीं आएगा। सिंपल इसमें क्या याद रखना है, वर्टिकल किसके लिए सुटेबल होता है, तो मैं सीधा लिखता हूं क्वांटिटी के लिए, ऑब्लिक टाइम सीरीज के लिए। अब ये थ्योरी आपको याद रखना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन याद है, क्लासिफिकेशन कितने टाइप का होता है बोलो, 4 टाइप का। उस 4 में याद करो, क्वांटिटेटिव, एक हो गया टाइम सीरीज। अगर ऐसा हो तो उसके लिए कौन सा बार डायग्राम सुटेबल होता है, वर्टिकल। अब बाकी दो कौन सा बच गया, बाकी बच गया यस क्वालिटेटिव, और दूसरा हो गया ज्योग्राफिकल। ऐसा डेटा है तो उस केस में कौन सा बार डायग्राम प्रेफर करते हैं, हॉरिजॉन्टल। कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा आज तक,
तो जितना ये इंपॉर्टेंट है उसको उतना ही रिस्पेक्ट देना चाहिए, इतना काफी है। ठीक है, बार डायग्राम है, इतना काफी है। कितने टाइप का होता है बार डायग्राम? दो टाइप का, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल कब प्रेफर करते हैं? क्वांटिटेटिव के लिए या टाइम सीरीज के लिए, और हॉरिजॉन्टल क्वालिटेटिव के लिए या ज्योग्राफिकल, बस। हाँ, अगला चीज बोलो, कुछ बोलना है तो। अगला क्या देखो, अगला नाम है जी पाई चार्ट। PIE, स्पेलिंग ऐसे लिखते हैं, इसका सिंबल ऐसा होता है, पाई का सिंबल देखा होगा, और इसमें लगा दो पाई चार्ट। अब इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, मतलब 4-5 बार थ्योरी पूछा है और 4-5 बार न्यूमेरिकल भी पूछा है। इसके ऊपर दोनों टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो हाँ, ये ठीक है, लिखो। पाई चार्ट कभी देखा आपने? कैसा होता है? सर्कल बोलो, सर्कल होते हैं, उसके अंदर सेक्टर्स होते हैं। नहीं, सर्कल होता है, और गोला का मतलब हो गया स्फीयर। तो यहाँ क्या देखो, सबसे पहला चीज, सर्कल होता है और उसमें ना सेक्टर में कटे होते हैं, पिज्जा का स्लाइस स्लाइस में। इसका मतलब क्या है? पूरे सर्कल का कुछ चीज के ऊपर बंटवारा हो रहा है ना? तो ये कब बनेगा? सबसे पहला क्वेश्चन है, पाई चार्ट कब बनेगा? तो जब कोई टोटल चीज हो और जिसके अंदर 3-4 कंपोनेंट हो, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट हो, तब बनेगा। मतलब टोटल है, उसमें 3 कंपोनेंट है, तो क्या होगा? उस सर्कल को 3 सेक्टर में काट देंगे। जिसका कम कंट्रीब्यूशन होगा उसका सेक्टर छोटा आएगा, जिससे ज्यादा होगा उसका सेक्टर ज्यादा बड़ा आएगा। तो जहां भी एक टोटल फिगर हो जो किससे बना है, समेशन ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट, उस इंफॉर्मेशन को डायग्राम से रिप्रेजेंट करोगे तो क्या बनेगा? पाई चार्ट बनेगा। एग्जांपल के लिए, आपका टोटल मार्क्स इन फाउंडेशन एग्जामिनेशन, बताओ टोटल मार्क्स कितने कंपोनेंट होंगे? 4। एक सर्कल बनेगा। अब तुम्हारा जो मार्क्स है मान लो 250 है, तो उसमें जो 4 सब्जेक्ट है, क्या सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा? हो भी सकता है, मतलब जो भी हो। तो मान लो कि 250 में मैथ में कितना नंबर आया, अकाउंट में कितना, मतलब पेपर 1 में कितना आया, 2 में कितना आया, 3 में कितना आया, 4 में कितना आया, इस चीज को आप दिखाना चाहोगे तो क्या बनेगा? पाई चार्ट। टोटल कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेज, अदर एक्सपेंसेज, कितना कंपोनेंट? 4। क्या बनेगा इसका? पाई चार्ट। माइंड में एकदम सेट कर लो, जहां भी कोई टोटल फिगर है जो समेशन ऑफ 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट से बना है, तो उसका रिप्रेजेंटेशन डायग्राम में कौन सा आएगा? पाई चार्ट। अब एक सर्कल बन गया, सर्कल का पूरा एंगल कितना होता है? 360। तो हम लोग क्या करते हैं ना, उसको एंगल में चेंज करके एंगल का बंटवारा कर देते हैं, 360 का बंटवारा कर देते हैं और उसके हिसाब से बना लेते हैं। अभी हम लोग सीखेंगे। मान लो टोटल GDP ऑफ ए कंट्री फ्रॉम इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर या कोई अदर सेक्टर, या टोटल टैक्स कलेक्शन बाय गवर्नमेंट, इनकम टैक्स से कितना, GST से कितना, प्रोफेशनल टैक्स से कितना, हाउस टैक्स से कितना, ठीक है, एजुकेशन टैक्स से कितना, ऐसा दिया हुआ है। तो क्या बन जाएगा उसका? पाई चार्ट। तो चलो उसको लिख लेते हैं। अब बाकी न्यूमेरिकल भी समझेंगे। तो यहां पर क्या है, देयर इज अ फिगर कैसे, ये शुरुआत ठीक नहीं लग रहा है। when a figure made of two or more components, then it is then ज्यादा क्या लिखना, then सीधा लिख लो, then pie chart is prepared, then pie chart is
prepared. When a figure made of 2 or more components, then pie chart is prepared. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए टोटल जीडीपी ऑफ ए कंट्री या मंथली एक्सपेंस बजट ऑफ ए फैमिली, टोटल जीडीपी ऑफ ए कंट्री, दूसरा क्या लिखा मैंने, मंथली एक्सपेंस बजट ऑफ ए फैमिली। किसी फैमिली का ना एक महीने का जो एक्सपेंस बजट होता है ना, उसको देखना, उसमें आपको बहुत सारी चीज दिख जाएंगे। ठीक है, रेंट पे कितना खर्च करेंगे, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी पे कितना खर्च करेंगे, क्लॉथिंग पे कितना करेंगे, एजुकेशन पे कितना करेंगे, फूड पे कितना करेंगे, और बचाएंगे भी, कुछ सेविंग भी होगा ना, सारा मिला के टोटल इनकम। उसको अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, पाई चार्ट से। अब हमारा दो फैमिली का पाई चार्ट बन गया, कंपेयर करोगे कि इस कंपोनेंट पे मेरा कितना खर्च हो रहा है, उसका कितना खर्च हो रहा है। तो जब पाई चार्ट बनता है, या फिर एक और एग्जांपल लिखो, टोटल कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट, तो बनेगा पाई चार्ट। पाई चार्ट कैसे बनेगा मैं आपको भी बना के दिखा देता हूं, बट उस पाई चार्ट से दो तरह का स्टडी होता है। कहीं भी वो सारे कंपोनेंट को मिला करके आपका मान लो मार्क्स आता है, ठीक है, जैसे 4 सब्जेक्ट है, चारों मिलाकर आपका मार्क्स आ गया, तो आप 2 चीज निकालोगे। पहला कि भाई पेपर 3 का हमारे पासिंग में क्या कंट्रीब्यूशन है, जो टोटल मार्क्स है ना, उसमें तीसरा पेपर का क्या कंट्रीब्यूशन है, मतलब टोटल में जो थर्ड पेपर का जो मार्क्स है वो कितना परसेंट है। तो टोटल में पेपर 3 कितना परसेंट है, मान लो पेपर 3 आ रहा है 50%, इसका मतलब 50% तो नहीं हो सकता, ठीक है, बहुत ज्यादा हो जाएगा, 25% के आसपास मान लो, तो उसका कंट्रीब्यूशन हो सकता है कि 30% हो जाए, 40% कंट्रीब्यूशन हो जाए। दूसरा क्या है कि कंपेयर करोगे कि दो कंपोनेंट को, कि पेपर 1 ज्यादा है या पेपर 2 ज्यादा है, तो किसी भी दो कंपोनेंट को आप कंपेयर कर सकते हो कि भाई रेंट पे ज्यादा खर्च हो रहा है, ठीक है, या फूडिंग पे ज्यादा खर्च हो रहा है, ये कंपेयर कर सकते हो, या फिर टोटल खर्चे में रेंट कितना परसेंट है। दो तरह का कैलकुलेशन होता है, वन कंपोनेंट टोटल में कितना परसेंट है, और दूसरा कोई भी दो कंपोनेंट को आप कंपेयर कर सकते हो। तो यहां पर दूसरा चीज क्या लिखोगे, नोट करके आप ऐसे लिख लो कि पाई चार्ट से स्टडी कौन सा होता है, कौन तरह के, किस तरह का स्टडी करता है। आप लिखोगे फ्रॉम ए पाई चार्ट, फ्रॉम ए पाई चार्ट वी कैन first compare any two component, we can compare any two components and दूसरा क्या चाहिए, दूसरा है and measure one component as a percentage of total। देखो जनरली ये दो तरह का स्टडी होता है, क्या होता है, पहला कंपेयर एनी टू कंपोनेंट्स एंड सेकेंड लिखा मैंने मेजर वन कंपोनेंट एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल। टोटल में कोई एक कंपोनेंट जो है वो कितना परसेंट है। मान लो किसी कंपनी का सेल्स कितना, 1 करोड़, कितने सेल्समैन मिलके, 5 सेल्समैन, 5 तो सेल्समैन मिलके 1 करोड़, तो होता है ना, हम दो सेल्समैन को कंपेयर करेंगे कि भाई इसका सेल्स कितना, इसका सेल्स कितना, कंपेयर करो। या फिर क्या होगा, ये जो पहला सेल्समैन है, टोटल सेल्स में इस सेल्समैन का कितना कंट्रीब्यूशन है, तो 50%, मतलब आधा सेल तो वही कर दिया। तो ये दो तरह का स्टडी होता है, कोई एक कंपोनेंट पूरे में कितना परसेंट है, या कोई एक कंपोनेंट पूरे में कितना परसेंट है, या दूसरा क्या हो सकता है, दो कंपोनेंट को हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों तरह का स्टडी होता है, ये भी होता है और ये भी होता है। तो थ्योरेटिकल बात तो हो गया,
अब न्यूमेरिकल बात में आ जाओ। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, पाई चार्ट को कैसे ड्रॉ करेंगे। तो अगला एग्जांपल देखो, मान लो कोई प्रोडक्ट है ए, प्रोडक्ट है ए, इस प्रोडक्ट को बनाने में मटेरियल कितना खर्च हुआ, मटेरियल खर्च हुआ 20 रुपया, लेबर कितना खर्च हुआ, लेबर खर्च हो गया 30 रुपया, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस कितना खर्च हुआ, ये खर्च हुआ 15 रुपया। और अदर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस ओवरहेड, ओवरहेड बोलते हैं जो अलग से होता है, तो 30 20 50 60 65 25 रुपया, 25 रुपया। इन सबको जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, टोटल कॉस्ट कितना रुपया, हाँ 100 नहीं है, कितना है, ये इंफॉर्मेशन देखो 90। अब आपके सामने जो ये जो इंफॉर्मेशन है, टोटल कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट जिसमें 4 कंपोनेंट है, टोटल कॉस्ट 90 रुपया है। इस इंफॉर्मेशन को डायग्राम में रिप्रेजेंट करोगे तो कौन सा डायग्राम बनेगा, पाई चार्ट। इसके लिए बना है पाई चार्ट। अब पाई चार्ट कैसे बनेगा, तो पाई चार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एंगुलर डायग्राम। पाई बनता है, सर्कल बनता है, उसको एंगल में बंटवारा करते हैं, तो पाई चार्ट को और क्या बोलते हैं, एंगुलर डायग्राम। तो अभी बताते हैं क्या होगा इसमें। देखो यहाँ पर ये तो कॉस्ट हो गया, अब इसके बगल में हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं एंगल। कैसे आप बंटवारा करोगे, ये देखो यहाँ पर लिखोगे एंगल। बताओ इन चारों कंपोनेंट का जो एंगल है उन सब का जोड़ कितना आएगा, 360 डिग्री। सर्कल का टोटल एंगल 360, 360 का बंटवारा करना है 4 कंपोनेंट पे। बताओ 90 मतलब 360 है ना, इन सब का जोड़ कितना 90, तो 90 मतलब 360, मतलब 90 रुपया में 360 एंगल मिल रहा है। तो 1 रुपया में कितना एंगल मिलेगा, 1 रुपया में 4 एंगल। तो बताओ मेटेरियल का 20 रुपया, कितना एंगल 80 डिग्री। इसको कितना एंगल 120 डिग्री, 60 डिग्री, 100 डिग्री। किसी को दोबारा समझना तो बताओ कैसे निकला ये, 90 में 360, तो बताओ 1 रुपया में क्या मिलेगा, 1 रुपया में 360 डिवाइड में 90, 4 डिग्री, ठीक है। 90 रुपया में 360, अच्छा रेशियो में डिवाइड करना सबको तो आता ही होगा, क्या 360 को डिवाइड करें किससे, इन चारों के जोड़ से। अब मेटेरियल चाहिए तो मल्टीप्लाई में 20, लेबर चाहिए तो मल्टीप्लाई में 30, 360 ऊपर, सबका जोड़ 90 नीचे। अब मेटेरियल के लिए मल्टीप्लाई में 20, लेबर के लिए मल्टीप्लाई में 30, डायरेक्ट एक्सपेंस के लिए मल्टीप्लाई 15, अदर के लिए मल्टीप्लाई में 25। वही लॉजिक है, कुछ नया नहीं है। तो 1 रुपया में 4 डिग्री, तो 20 रुपया में 80 डिग्री, 120 डिग्री, ये सब हो गया। अब हम क्या करेंगे, पाई चार्ट बनाएंगे, एक सर्कल बना लो, ठीक है। इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, एंगुलर डायग्राम या पाई चार्ट, एंगुलर डायग्राम पाई चार्ट। मेटेरियल का एंगल कितना है, रफली बना दो एंगल, मेटेरियल का एंगल कितना है 80, तो ऐसे करेंगे तो 90 होगा, थोड़ा सा कम कर देते हैं, ये हो गया 80 डिग्री, ये हो गया जी एम मटेरियल। अब ये पाई चार्ट किसका बन रहा है, ये बन रहा है पाई चार्ट कॉस्ट ऑफ, किसका पाई चार्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ए, जो प्रोडक्ट ए है ना उसका कॉस्ट का ये पाई चार्ट है, ठीक है। मेटेरियल का हो गया 80 डिग्री, आप कोई एंगल बना के 80 डिग्री लिख दो, एंगल का एक आइडिया होगा ना, ये ऐसे 90 डिग्री होता है, तो थोड़ा मैंने कम कर लिया। मेटेरियल के बाद क्या है, लेबर कितना डिग्री 120, 120, तो 80 में अगर आप 120 प्लस करोगे तो कितना होगा 200 होगा। अब 200 में अगर ये एंगल कितना हो गया 180, तो 200 के लिए थोड़ा और बड़ा करना होगा, तो थोड़ा सा ऐसे रफली, मतलब थोड़ा सा कॉमन सेंस तो अप्लाई करना ही है। अब मान लो 120 दिखाना है तो थोड़ा ना आप ऐसे बना दोगे, बोलोगे 120 हो गया, सब समझ जाएगा, कोई आइडिया नहीं एंगल का, ठीक है। तो यहाँ लिख दो 120। ऑब्वियसली आपको पाई चार्ट कभी एग्जाम में बनाने के लिए नहीं आएगा,
अब उससे रिलेटेड या तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन या न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछेगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या पूछेगा, ऐसे दे दिया, पूछेगा बताओ व्हाट इज एंगुलर डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट कंपोनेंट एंड स्मॉलेस्ट कंपोनेंट। बताओ सबसे बड़ा कंपोनेंट कौन है, लेबर 30, और सबसे छोटा कंपोनेंट 15, उसके बीच का जो एंगल है उसका डिफरेंस क्या है, ये पूछ सकता है। मतलब एंगल निकाल सकता है। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछेगा, ऑप्शन रहेगा। डायग्राम बनाने के लिए कभी नहीं आ सकता है ये सब चीज। 120 के बाद दिखा देते हैं किसको, अब डायरेक्ट एक्सपेंस को 60, तो इसमें 120 में 60 लगा देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री, ये हो गया डायरेक्ट एक्सपेंस। बाकी जो बच गया लोग खुद ही निकाल लेंगे, कितना बच गया बाकी, 100 ही बचा होगा, 100 डिग्री बचा होगा। और ये हो गया अदर एक्सपेंस, ये क्या चीज था, लेबर। देखो पाई चार्ट बन गया, कंप्लीट हो गया पाई चार्ट। ये किसका पाई चार्ट है, प्रोडक्ट ए का जो कॉस्ट है उसका पाई चार्ट है। पाई चार्ट को देख के बताओ कितने कंपोनेंट हैं, 4। सबसे स्मॉलेस्ट कंपोनेंट कौन है, डी जो भी है, डी का मतलब फुल फॉर्म होगा डी। सबसे लार्जेस्ट कंपोनेंट एल। अब ये पाई चार्ट जो बन गया, अब देखो अगर मैं आपसे बोलूं कंपेयर करो, आराम से आप कंपेयर कर दोगे। बताओ लेबर ज्यादा है कि मटेरियल, हो गया ना कंपेयर। कंपेयर दो तरीका से पूछेगा, या तो कितना ज्यादा कितना कम है, या दूसरा एक होता है रेशियो में। बताओ मटेरियल और लेबर का रेशियो क्या है, मटेरियल और लेबर का रेशियो, मटेरियल लेबर का रेशियो 80 और 120 का रेशियो 40 से डिवाइड कर दो, 40 से डिवाइड 2:3, 40 से डिवाइड, 40 दूनी 80 और 40 दिया 120, 2:, कंपेयर दो तरह से होता है। मान लो किसी के पास 60 रुपया है, दूसरे के पास 100 रुपया है, तो दो तरह से होता है कंपेयर। कौन ज्यादा है, 100 ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 40 ज्यादा है, इसको बोलते हैं डिफरेंस में कंपेयर करना। और दूसरा होता है मल्टीप्लाई में, कितना गुना ज्यादा है, कितना गुना मतलब रेशियो निकालना। तो जो भी है जैसा भी हो आप कर लोगे। अब चलो बताओ लेबर टोटल में कितना परसेंट है, लेबर का कंट्रीब्यूशन बताओ, लेबर कितना परसेंट है टोटल में, यहीं से निकल जाएगा। वन कंपोनेंट कितना परसेंट है टोटल का, ये भी आप निकाल सकते हो, निकालो। कैसे निकालोगे लेबर का परसेंटेज, मतलब ये, हाँ आपसे दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है, मटेरियल लेबर का रेशियो कंपेयर करना है तो या तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, उस केस में क्या होगा ना, पाई चार्ट बना होगा तब पूछेगा कि बताओ इसके बीच में रेशियो क्या है, ये हो गया। और दूसरा पूछेगा लेबर कितना परसेंट है, तो 120 डिवाइड में 360 में कितना परसेंट है, तो 120 360 कितना परसेंट है, 33.33%। दोनों तरह का स्टडी आराम से हो जाता है। देखो सही है। अच्छा पाई चार्ट का स्टडी तो ठीक है हो गया। मैं अब क्या करता हूं, यहां पर लिखता हूं ऐसे करके, और जिस सिचुएशन में मान लो कि मैंने एक तरह से बताया कि आपके पास एक स्कूटर है, हाँ सुनना ध्यान से, आपके पास एक स्कूटर है, पर्पस क्या है, कोचिंग आना, और कोचिंग में आकर के लॉ एंड स्टैट, ठीक है, पढ़ के जाना। जब कोचिंग में आ जाओगे दोनों सब्जेक्ट पढ़ के जाओगे, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूं कि जो पर्पस स्कूटर से हो रहा था, आपके घर में एक मोटरसाइकिल भी है, तो वही पर्पस मोटरसाइकिल से भी तो अचीव कर सकते हो। मतलब जो पर्पस पाई चार्ट से अचीव होता है, सेम पर्पस एक और डायग्राम है उससे भी अचीव होता है। मतलब स्कूटर है और मोटरसाइकिल है, स्कूटर से आ जाओ तब भी सेम चीज करके जाओगे यहाँ से, मोटरसाइकिल से आ जाओ तब भी सेम चीज। अब ये मत करना कि सर मोटरसाइकिल चलाना नहीं आता है, वो सब अलग चीज है। दो चॉइस है आपके पास, दोनों से पर्पस क्या होता है, सेम अचीव होता है। तो जिस सिचुएशन में बच्चे आप पाई चार्ट बनाते हो, उस सिचुएशन में पाई चार्ट को ना बना के आप ये भी बना सकते हो, ये फेमस नहीं है, बस एक नाम लिख लेते हैं, ग्रुप या डिवाइडेड बार डायग्राम, ग्रुप या डिवाइडेड
बार डायग्राम, ग्रुप बार डायग्राम या डिवाइडेड बार डायग्राम। ये क्या बोलता है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल एक बार डायग्राम बना लो, बन गया एक बार डायग्राम। बताओ कितने कंपोनेंट है, 4, इसको 4 टुकड़ा में डिवाइड कर दो, 4 ग्रुप में बंटवारा कर दो अपने हिसाब से, कोई जो छोटा है ऐसे करके बंटवारा कर दो। एक हो गया मटेरियल, दूसरा लेबर, डायरेक्ट अदर, ऐसे बंटवारा कर दो, जितना जितना वैल्यू है ना उसके हिसाब से बंटवारा कर दो। हमें ड्रॉ नहीं करना है, बस एक रफली समझ लो। जिस सिचुएशन में जो 4-5 कंपोनेंट है तो उसको आप बार डायग्राम से भी दिखा सकते हो। उस बार डायग्राम नाम क्या होगा, डिवाइडेड बार डायग्राम। क्यों नाम पड़ा डिवाइडेड, समझ में आ गया होगा। टोटल हो गया और 4 कंपोनेंट 4 ग्रुप में डिवाइड कर दो, तो 4 ग्रुप में या डिवाइड करना है या डिवाइडेड, तो ये भी आपको याद रखना है। कहने का मतलब जो डेटा है टोटल, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट है, उस केस में डायग्राम बनाओगे तो आप या तो पाई चार्ट बनाओगे या डिवाइडेड बार डायग्राम बनाओगे, दोनों नहीं बनाओगे। मैंने क्या बोला समझ में आया। जिस सिचुएशन में देखो, ये रहा, मैंने भी कुछ एग्जांपल दिया था, ये सिचुएशन है, टोटल जीडीपी, मंथली एक्सपेंस का बजट, टोटल कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट, ये सब सिचुएशन है। इसमें आप क्या बनाओगे, मैंने क्या कहा था, पाई चार्ट, या अब आप ऐसे बोलो, या आप डिवाइडेड बार डायग्राम भी बना सकते हो, दोनों में से कोई एक बनाओगे। दोनों नहीं बनाओगे, दोनों बना क्या करना, मान लो तुमको यहां पर आना है तो स्कूटर से आओगे चाहे मोटरसाइकिल से आओगे, दोनों से आओगे क्या, कैसे, हा? कैसे, ठीक है। तो देखो हर चीज का एक्सेप्शन होता है, तो हो सकता है कि आप उस एक्सेप्शन में हो, ठीक है, कि आप पता नहीं कैसे करके आ जाओगे, जो भी है, बट यहाँ पर हाँ ठीक है, ठीक है, उसको एक्सप्लेन नहीं करना है। फिर अगले अगले दिन से आप पाओगे कि नहीं आप पाओगे पता नहीं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो खैर अब कॉन्सेप्ट पे आ जाओ, मुझे बताओ मंथली एक्सपेंस बजट ऑफ ए फैमिली टू रिप्रेजेंट, सुना क्वेश्चन ध्यान से, अब टू रिप्रेजेंट मंथली एक्सपेंस बजट ऑफ ए फैमिली, वी विल ड्रॉ ऑप्शन ए पाई चार्ट, ऑप्शन बी ग्रुप बार डायग्राम, ऑप्शन सी ए एंड बी, ऑप्शन डी ए और बी। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन, चलो ऐसा करते हैं दोबारा बोलेंगे। ऑप्शन ए कितने को लग रहा है, ऑप्शन ए हाथ उठाओ, ओके। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ठीक है क्या बी में, अच्छा रुक जाइए आ रहा है। ऑप्शन सी एंड डी में कितने लोग, डी में, तो मेरा पर्पस पूरा हो चुका है, बिल्कुल डी आंसर है। अभी मैंने कहा था कि अगर आपको जो सिचुएशन दिया हुआ है, मंथली एक्सपेंस का बजट है, उसको डायग्राम बनाओगे तो भाई दोनों में से कोई एक बनेगा, पाई चार्ट या ग्रुप बार डायग्राम, जो मैंने ऑप्शन डी बोला था। अब इसी क्वेश्चन को उल्टा सुनना, फिर मैं बोल रहा हूं, सुना ध्यान से, फ्रॉम पाई चार्ट, एक बार सुनो, हाँ सुनिए, नहीं क्या क्या डिस्कशन है, अनफ्रूटफुल डिस्कशन नहीं, सुनो। फ्रॉम पाई चार्ट, फ्रॉम पाई चार्ट वी कैन, ऑप्शन ए कंपेयर एनी टू कंपोनेंट, ऑप्शन बी मेजर वन कंपोनेंट एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल, ऑप्शन सी ए एंड बी, ऑप्शन डी ए और बी। अब बताओ, फ्रॉम ए पाई चार्ट से हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन ए दो कंपोनेंट को कंपेयर कर सकते हैं, ऑप्शन बी एक कंपोनेंट को एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल निकाल सकते हैं, ऑप्शन सी दोनों निकाल सकते हैं, ऑप्शन डी कोई एक, कौन सा, ऑप्शन सी, एकदम सही। पाई चार्ट बना हुआ है तो हम दोनों स्टडी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं ये भी कर सकते हैं, उसका आंसर क्या आएगा, बोथ ए एंड बी, मतलब ऑप्शन सी। तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा अभी, तो ये चीज यहाँ पर मैं लिखा नहीं रहा हूं, ये चीज समझने की है। और ये आपने देख रहे यहाँ पर, तो क्वेश्चन यहाँ पर एक देख लो आप बना के, कहीं पर एंगल वाला क्वेश्चन है एक, पाई चार्ट से रिलेटेड बच्चे, ये आप बनाओगे, सभी स्टूडेंट बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 108, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बना लो आराम से बनेगा।
पाई चार्ट ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ क्या पूछा देख लो, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट कंपोनेंट का जो एंगल है, एंगल उसका डिफरेंस पूछा है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। ओके देखते हैं। तो ये आराम से बन गया होगा। इन चारों कंपोनेंट का जोड़ कितना? देखो 12 हो गया, 20 हो गया, 35, 23, इन सब का जोड़ 90। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है डिफरेंस किसके बीच में? एंगल के बीच में। कौन सा एंगल? लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट कंपोनेंट। तो लार्जेस्ट कंपोनेंट ये रहा, स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ये रहा। बताओ 90 मतलब कितना एंगल? 360। तो एक का मतलब तो बस 12 मतलब 48 डिग्री और 35 मतलब, और बच्चे हमें इसी का डिफरेंस पूछा बस। क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया था तो आप एक बार देख लो ठीक से। सबसे बड़ा कंपोनेंट है 35 का एंगल निकालो। अच्छा एक चीज पता है, जब भी ये क्वेश्चन पूछा है ना तो इन सब का जोड़ या तो 90 आता है या 180 आता है या 360 देगा तो बड़ा आसान हो जाएगा, या कभी पूछा था तो 720 आधा हो जाएगा। तो उसी हिसाब से आता है, ये खराब सा नहीं आएगा कि तुम निकाल नहीं पाओगे। तो ये 90 मतलब इतना, तो एक मतलब 4, हमें बस दो ही एंगल चाहिए। सबसे छोटा कंपोनेंट का 48, सबसे बड़े का 4 से मल्टीप्लाई 140, इसका डिफरेंस 92। 140 में से 48 माइनस कर दो, 92 डिग्री इसका आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? बताओ। ऑलरेडी क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। अब ये जो डायग्राम आपने देखा है, हाँ कोई बात नहीं, रुक जाओ, थोड़ा थोड़ा सेट कर देते हैं कि घर जाते जाते कहीं इधर उधर से निकल ना जाए। ठीक है, आज क्या क्या पढ़ाई की हो याद करो जरा। आज पढ़ाई की हो सबसे पहले आकर के टेबलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन टेबल बनाया था, 97 98 क्वेश्चन। फिर हमने क्या पढ़ा? डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, लाइन चार्ट, बार डायग्राम, पाई चार्ट। ज्यादा कुछ भी पढ़ाई नहीं हुआ, आप देख लीजिए। अब यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो आपने देखा है, जो भी क्वेश्चन है देखना क्या? नहीं नहीं, इसके इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे ना, 98 नंबर क्वेश्चन, हाँ वो कर लिए थे, वो कर लिए थे, वो नहीं मैं बोल रहा हूँ। मैं यहाँ पर कुछ मल्टीपल चॉइस के जो क्वेश्चंस है ना उसको देख रहा हूँ। आगे आगे इस चैप्टर में हम लोग को क्या करना है, आपको याद आ रहा है कुछ? ये बताओ बच्चे, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन देखो। रुक जाओ एक मिनट, थोड़ा सा रुक जाइए, हो ही चुका है। ठीक है, आखिरी 1-2 मिनट में देख लो। मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे आएंगे बस इसको दिखा रहा हूँ। जैसे 75 नंबर क्वेश्चन, बोलो मोस्ट अप्रोप्रिएट डायग्राम कौन सा होगा अगर हमें हाँ रिप्रेजेंट करना हो मंथली एक्सपेंडिचर ऑन डिफरेंट आइटम या कंपोनेंट बाय ए फैमिली, क्या बनेगा? पाई डायग्राम। लाइन डायग्राम तो देखी चुका, नहीं बनेगा। हिस्टोग्राम क्या होता है अभी देखना बाकी है। अच्छा याद करना, अब इस चैप्टर में हमें और क्या पढ़ाई करना है, याद करो। कुछ लोग सही बोल पा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बचा हुआ है और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, दो चीज, फ्रीक्वेंसी एंड ग्राफिकल। मैंने बताया था 5 चीज पढ़ना है। तो ऐसे क्वेश्चन थ्योरेटिकल भी हो सकता है। ठीक है, तो बढ़िया से जाकर रिवाइज करना। कल फिर क्लास है, तो कल हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से। ठीक है, ओके, थैंक यू, कल मिलते हैं फिर। और किसी पॉइंट पे किसी कोई डाउट हो तो पूछ के जाना।